नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समारोह को संबोधित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया तेज। आज पहुंचेंगे ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी। न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सोमवार से संभालेंगे कमान। नेपाल के आम चुनावों में जेएनजी सरकार पक्की। बालिन शाह ने प्रचंड ओली को दी मात। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बंपर लीड, 24 सीटों पर जीत हासिल, 93 सीटों पर आगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग जारी। इजराइल ने तेहरान पर किए ताजा हमले। अमेरिका ने इजराइल को हथियार बेचने की दी मंजूरी। और खेल की खबरों में ऑल इंडिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन। आज सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई से होगा सामना। क्वार्टर फाइनल में चीन के विश्व नंबर 6 खिलाड़ी ली शिफेंग को सीधे गेम में दी मात। और अब बात कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने A321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए करीब 440 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की है। इस परियोजना में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रतिवर्ष यात्री वहन क्षमता 20 लाख होगी। बात पश्चिम बंगाल की, जहां जारी एसआईआर की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी जुड़ने जा रहे हैं। ये अधिकारी आज पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे और तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के साथ सोमवार से बंगाल के अलग अलग जिलों में काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि न्यायिक अधिकारी आज और कल न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे। इसके बाद सोमवार से राज्य के मौजूदा न्यायिक अधिकारियों की टीम में शामिल हो जाएंगे, जो पहले से ही चल रही न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस तरह न्याय प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 732 हो जाएगी। झारखंड और ओडिशा से आने वाले इन 200 न्यायिक अधिकारियों से अधिकांश को कोलकाता में तैनात किया जाएगा, जबकि कुछ को पूर्वी मिदनापुर जिले के बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान जिले के आसनसोल, पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर और दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी जैसे अन्य जो प्रमुख शहर है वहां पर तैनात किया जाएगा। तो पश्चिमी बर्धमान जिले के आसनसोल में, पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर में इनकी तैनाती की जाएगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ 8 मार्च को कोलकाता पहुंचेगी। अगले 2 दिनों में न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। वहीं सीईओ पश्चिम बंगाल ने तृणमूल के उस दावे का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में गड़बड़ियों से 9 लाख से ज्यादा वोटर्स पर असर पड़ा और 19 जनवरी की शाम को जारी बुलेटिन और 28 फरवरी को पब्लिश हुई लिस्ट में कोई तालमेल नहीं। टीएमसी की आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए इस दावे को भ्रामक और तथ्यहीन बताते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ये दावा गुमराह करने वाला है। सीईओ के अनुसार फॉर्म 7 में सभी आंकड़े एन्यूमरेशन फॉर्म में योग्य नहीं पाए जाने की वजह से ये अहम कारण माना जा रहा है। 28 फरवरी को चुनाव आयोग ने मेल के जरिए 5,38,320 आंकड़ा बताया। इसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन मिले फॉर्म में 7 में से 7,773 नाम शामिल थे। ये आंकड़ा डेली बुलेटिन में दिए गए फॉर्म 7 के बराबर है। इसके साथ ही कुल मिले फॉर्म 6 में से 1,82,036 वोटर फॉर्म 6/6A के जरिए जोड़े गए।
बुलेटिन में सिर्फ फॉर्म 6 के आंकड़े ही दिए गए हैं। टीएमसी ने इस पर सवाल उठाए हैं और ये गड़बड़ियां छोटी मोटी नहीं बल्कि ये सिस्टमैटिक है। जब इलेक्टोरल रिकॉर्ड बिना किसी वजह बदलते हैं तो ये कोई क्लर्क की गलती नहीं है। हमें नई बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सच दबा नहीं रहेगा। वोटिंग के अधिकार को कमजोर करने की कोशिशों को मजबूती से कानूनी तौर पर लगातार चुनौती दी जाएगी। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय केरल दौरे पर हैं। उन्होंने आगामी केरल विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केरल का चुनाव पूरे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल साबित होगा। ज्ञानेश कुमार मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक अभियानों में भी हिस्सा ले रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव कार्यकाल मई 2026 में समाप्त होने वाला है, इसलिए चुनाव अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है। Front runner in holding assembly elections or parliament elections. And all the political parties and the entire election machinery, including the collectors, the commissioner of police, the enforcement agencies, the superintendent of police, the entire brass which gets involved in the elections, have promised me that the coming elections in Kerala are going to be a model not only for the country but for the world. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान पार्टी से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत कुमार ही जेडीयू की कमान संभालेंगे। इसके लिए 8 मार्च को वो औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसी के साथ सियासत में उनकी एंट्री हो जाएगी। खबर है कि आज हुई इस बैठक में इस बाबत जो सभी विधायक हैं उन्हें जानकारी भी दी गई है। ईडी ने आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 441 करोड़ से ज्यादा रुपए की चल और अचल संपत्तियां अटैच की हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के तहत की गई। अटैच की गई संपत्तियों में के राजशेखर रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी संपत्तियों के अलावा बुनेटी चाणक्य, डी वासुदेवा रेड्डी और कई अन्य लोगों के साथ साथ संस्थाओं से संबंधित ये संपत्तियां मानी जा रही हैं और इन संपत्तियों में बैंक बैलेंस, एफटी, जमीन के प्लॉट, अन्य रियल एस्टेट प्रॉपर्टी शामिल हैं। ईडी ने ये जांच आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि शराब नीति में हेरफेर की वजह से सरकारी खजाने को करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि 2019 से पहले आंध्र प्रदेश में शराब कारोबार पूरी तरह ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए चलता था। इससे खरीद, सप्लाई और बिक्री की पूरी डिजिटल ट्रैकिंग होती थी। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था। लेकिन 2019 से शराब की खुदरा बिक्री को सरकारी नियंत्रण में लाया गया और इसे आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए चलाया जाने लगा। हर साल 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना और ये बताना है कि कम कीमत पर भी प्रभावी इलाज संभव है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों को इलाज के दौरान दवाओं पर होने वाले भारी खर्च से राहत मिले। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जन औषधि पहल भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरी है। जन औषधि केंद्र काफी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराकर लाखों लोगों का, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम कर रहे हैं। देश भर में 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा अब हर घर के लिए एक वास्तविकता है। आवश्यक दवाओं से लेकर जीवन रक्षक उपचारों तक ये पहल यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति उच्च लागत के कारण अच्छे स्वास्थ्य से वंचित ना रहे। पीएम मोदी की पहल पर देश भर में तेजी से जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक
सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्रों पर हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, संक्रमण, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक सहित सैकड़ों प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सर्जिकल आइटम और स्वास्थ्य संबंधी अन्य उत्पाद भी कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जेनरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभाव के मामले में ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती हैं, लेकिन इनकी फी कम होती है। यही कारण है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लाखों मरीजों को इलाज में आर्थिक राहत मिल रही है। जी हाँ, यहाँ मार्केट से सस्ती मिलती है। गरीब लोग के लिए बहुत सहारा हो गया ये। सस्ती मिलती। मेरा स्टेंट पड़ा है, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में दवाइयाँ चलती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है गरीब आदमी के लिए। बिल्कुल जी, पहल ठीक है सरकार की। 75% या 50% डिस्काउंट होते हैं, इसलिए हम लगे हैं कि थोड़ा हो जाए। आदमी को मिलना चाहिए फैसिलिटी। देश के कई हिस्सों में जन औषधि केंद्र अब गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में जन औषधि योजना न केवल मरीजों को आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि देश में समान और समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, जन औषधि दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये पहल गुणवत्तापूर्ण दवाओं को किफायती दामों पर उपलब्ध करवाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से अनगिनत परिवार स्वास्थ्य देखभाल खर्चों में बचत कर रहे हैं और उचित उपचार प्राप्त कर रहे हैं। अब भारत के हर घर में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का सरकार का वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घर घर में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा पहुंचाने में अहम योगदान दे रही है। देखिए कैसे ये योजना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के निवासियों को पहुंचा रही है फायदा। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हर घर तक सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का सपना अब धीरे धीरे सच हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए लोगों के बिजली बिल में कमी आई है या बिल शून्य हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 365 छतों पर सोलार पावर प्लांट्स को योजना के तहत सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसके साथ ही विभाग को सोलर पैनल लगाने के लिए जिले भर से अब तक 1559 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर काम चल रहा है। 365 सोलर अभी तक लग चुके हैं और इसका लोग जो है फायदा उठा रहे हैं। अभी अपना बिल उनका या बिल्कुल जीरो हो गया है या आधा हो गया है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि कंज्यूमर इसको अपने घर में लगा के अगर उसकी जनरेशन ज्यादा है तो वो डिस्कॉम को पावर वापस बेच के अपना फायदा भी उठा सकता है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका मकसद घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना और उपभोक्ता के बिजली खर्चों में कमी लाना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवार 1 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलार सिस्टम स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ भी मिलता है, जिससे ये योजना आम जनता के लिए और भी किफायती हो गई है। इस स्कीम के तहत हम 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पे सब्सिडी ले सकते हैं, जो कि लगभग 95,000 के आसपास बैठती है। और इस स्कीम के तहत हम अपने घर का जो बिजली बिल है जो 1,000-1,500 आता था उसे 400-500 तक ला सकते हैं। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए हम www.pmsuryaghar.gov.in पे रजिस्टर कर सकते हैं और इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे हमारा बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाएगा। जिला प्रशासन ने निवासियों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करें। इसके लिए विभाग द्वारा तकनीकी सहायता भी मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर रियासी जिले के लोग अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। ये योजना स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और कदम है, जो देश के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित आकार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद का स्वागत रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई खबरों का। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का आज 8वां दिन है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। इसके कारण तनाव घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान की ओर से नई मिसाइलें दागी गई हैं। सेना के अनुसार इन मिसाइलों को रोकने के लिए देश की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई। इजरायली सेना ने बताया कि जिन इलाकों को खतरा हो सकता है वहां रहने वाले लोगों को मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजा गया। सेना ने अपने बयान में कहा कि आने वाले खतरे को रोकने के लिए रक्षा प्रणालियां लगातार काम कर रही हैं और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी हो रही है। इस बीच इजरायली सेना ने तेहरान में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया, हमला किया। ईरान के सरकारी टीवी ने राजधानी तेहरान के पश्चिमी हिस्से में विस्फोट होने की खबर दी। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज जोरदार धमाकों से अफरा तफरी मची। स्थानीय मीडिया और क्षेत्रीय रिपोर्टों के मुताबिक धमाके इतने तेज थे कि उनसे आसपास की कई इमारतों की खिड़कियां हिल गईं। इस बीच इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद कई बार क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ये ऐसे बम होते हैं जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बम गिराते हैं और बाद में भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान के हमले खाड़ी देशों पर लगातार जारी है। इस बीच दुबई और बहरीन की राजधानी मनामा में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। दुबई में 2 धमाकों और मनामा में 1 धमाके की आवाज़ सुनी गई, जहां चेतावनी देने के लिए सायरन भी बजाया गया। दुबई प्रशासन ने बताया कि एक मिसाइल या ड्रोन को हवा में मार गिराने के बाद गिरे मलबे से एक छोटा सा हादसा हुआ, जिसे तुरंत काबू में कर लिया गया और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं इराक के बगदाद एयरपोर्ट परिसर पर रॉकेट से हमला किया गया। इस परिसर में सैन्य अड्डा और अमेरिकी दूतावास स्थित है। इस हमले की सराया अवलिया अल दम समूह ने जिम्मेदारी ली है। वहीं सऊदी अरब ने रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया, जिसे एक ऐसे एयरबेस की ओर दागा गया जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की सीमा के पास एक तेल क्षेत्र पर ड्रोन हमले को भी नाकाम कर दिया गया। इस बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने आज ईरान से अपील की कि वो समझदारी से काम लें और किसी गलत आकलन से बचें। ये बयान तब आया जब ईरान की ओर से सऊदी अरब पर बार बार मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। इस बीच लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया कि आज लेबनान सीरिया सीमा पर झड़पें शुरू हो गई, जब इजराइल ने वहां उतरने की सैन्य कार्रवाई की कोशिश की। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाके भी इन झड़पों में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया लेबनान सीमा के पास पूर्वी पहाड़ी इलाके में उतरने की कोशिश की। बताया गया कि इजरायली कमांडो वहां से आगे बढ़ते हुए नबीचित शहर की ओर पहुंचे, जहां उनका सामना हिजबुल्लाह लड़ाकों से हुआ। दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हुई। वहीं दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के ठिकानों पर हमले में कई सैनिक घायल हुए हैं।
इस बीच रूस पर ईरान की खुफिया जानकारी देने की रिपोर्ट को व्हाइट हाउस ने कम महत्व दिया, जिसमें कहा गया था कि रूस ईरान को मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने ईरान को अमेरिकी जहाजों और विमानों की लोकेशन बताई थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के ईरान के राजदूत ने अमीर सैयद ईरानवी के अमेरिका के हस्तक्षेप की निंदा की। उन्होंने कहा कि ईरान का नया नेतृत्व केवल देश के संविधान और जनता की इच्छा के अनुसार चुना जाएगा। इसमें किसी विदेशी देश की भूमिका नहीं होगी। वह ईरान के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ देशों ने मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़ी अमेरिकी रक्षा कंपनियां उन्नत हथियारों का उत्पादन 4 गुना तक बढ़ाने पर सहमत हो गई। अमेरिकी सेना के अनुसार युद्ध के पहले सप्ताह में 3000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने इजराइल को लगभग $151 मिलियन के हथियार और सैन्य सहायता बेचने के लिए संभावित मंजूरी दी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ऐसी इमरजेंसी की वजह से इजराइल की सरकार को तुरंत ये सैन्य सामान बेचना जरूरी हो गया। बयान में ये कहा गया कि ये प्रस्तावित हथियार सौदा अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। इस आपात पैकेज में BLU 110AB सामान्य उपयोग वाले बम शामिल हैं। इसके साथ ही लॉजिस्टिक सहायता को और अन्य सपोर्ट सेवाएं भी दी जाएंगी। वहीं इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से सोमवार से लेकर अब तक केवल 9 जहाज ही गुजर पाए हैं। सामान्य तौर पर दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 20% LNG इस रास्ते से जाता है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है, लेकिन लगातार आ रही खबरों ने इस माहौल को सनसनीखेज बना दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। MIB ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BAC को निर्देश दिया कि वो 4 सप्ताह के लिए समाचार जो चैनल्स हैं उनकी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स TRP की रिपोर्टिंग को तत्काल निलंबित कर दे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस निर्देश के अनुसार कुछ टीवी समाचार चैनल्स US इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अनावश्यक सनसनीखेज और अटकलबाजी वाली सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं। इस संघर्ष को लेकर किसी तरह का भ्रम और दहशत ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने यह फैसला लिया। ये निलंबन 4 सप्ताह तक या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगा। खबर नेपाल से, जहां आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से अब तक 40 के परिणाम घोषित किए गए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 31 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, तो वहीं 87 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर नेपाली कांग्रेस, इसने 5 सीटों पर कब्जा जमाया, वहीं 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीट जीत चुकी और 8 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो 1 सीट जीतने के बाद अब पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं स्वतंत्र पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है और 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि श्रम संस्कृति पार्टी 5 सीट पर और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। RSP के शानदार प्रदर्शन का मतलब है कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री मालिन शाह बन सकते हैं।
भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष एकल के सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में लक्ष्य का सामना कनाडा के विक्टर लाई से होगा। AFC महिला एशियाई कप आज भारतीय टीम जो महिला फुटबॉल टीम है उसका सामना जापान से है। पिछले मैच में वियतनाम से मिली हार के बाद भारतीय महिला टीम की जापान के खिलाफ रक्षात्मक मजबूती और जवाबी हमले की रणनीति की कड़ी परीक्षा है। ये मुकाबला भारत के लिए क्वार्टर फाइनल की उम्मीदों को बनाए रखने और 2027 फीफा महिला विश्व कप क्वालिफिकेशन की राह में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वियतनाम के खिलाफ मैच में दमदार प्रदर्शन से भारतीय महिला फुटबॉल टीम का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। वियतनाम के खिलाफ भारत ने अंतिम समय में गोल गंवा दिया, जिससे उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। जापान के खिलाफ भारतीय टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के 8वें नंबर और 2 बार की चैंपियन टीम जापान पूरी तरह से अलग टीम होगी और भारत से कहीं बेहतर होगी। भारत और जापान AFC महिला एशियाई कप में तीसरी बार और 1999 में ग्रुप चरण के बाद पहली बार भिड़ेंगे। और अब बात साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई। आज अधिकांश साइबर फ्रॉड, चाहे वो फिशिंग हो, फेक ऐप्स हो, OTP फ्रॉड हो या फिर खतरनाक स्पाईवेयर अटैक, सबकी जड़ हमारा स्मार्टफोन है। इसलिए स्मार्टफोन की खरीद से लेकर इस्तेमाल तक कुछ ज़रूरी कदम उठाना ज़रूरी है। इसी के साथ फर्जी गैस, पानी, बिजली के बिल के नाम पर धमकी भरे कॉल्स के मामले में तेज़ी से ये सामने आ रहे हैं। ऐसे में घबराने के बजाय संबंधित विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से ही बिल का भुगतान करें। फ़ोन करना आसान है, क्योंकि इस पर शक्ल नहीं दिखती दूसरे की, कोई कुछ भी कर देता है। जी मैं BSES से बोल रहा हूँ, जी मैं जल बोर्ड से बोल रहा हूँ, आपका पानी का कनेक्शन कट जाएगा। बात मानिए, पानी का कनेक्शन नहीं कटता है, बिजली का कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं कटता है, वो आपके घर आते हैं। तो जस्ट कोई अगर आपको डराता है तो उसको सिंपली इग्नोर करिए, उस फ़ोन को नोट कर लीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए, बात कम से कम करिए। दूसरा, हम लोग खुद ही ट्रैप पे आ जाते हैं। हम गूगल पर टाइप करते हैं जल बोर्ड, अब गूगल पे होता जल बोर्ड का नंबर को दूसरा आ जाए। gov.in देखिए, जो डोमेन नेम है वो gov.in है। अगर आपकी वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट कह रहा है और डोमेन नेम के बाद में gov.in नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली की साइट है delhi.gov.in हो जाएगा। अगर वो gov.in नहीं लगा हुआ है, केवल लोग सब इन लिखा होता है, उस पर भरोसा मत करिए। डिजिटल दुनिया में खतरे हर दिन नए रूप ले रहे हैं। यूज्ड मोबाइल, पब्लिक वाईफाई, सोशल मीडिया के जरिए साइबर ठग आपकी निजी जानकारी तक पहुंचने की कर रहे हैं कोशिश। यहां तक कि व्हाट्सएप पर आने वाला साधारण सा गुड मॉर्निंग मैसेज भी साइबर जाल का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में इन खतरों से कैसे सुरक्षित रहें, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार करेंगे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में उठाए गए साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की। बताएंगे कि किस तरह हम और आप ही अपने साथ साथ देश को भी बनाए रख सकते हैं साइबर सुरक्षित। हैकर्स के लिए आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल है बस। इन्फॉर्मेशन एक बार में नहीं मिलती हैकर्स को, धीरे धीरे वो उसको कंसोलिडेट करते हैं। जो सुबह से जो मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वो बड़े खतरनाक होते हैं। उसके अंदर क्या है आपको नहीं पता। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल मत कीजिए, अगर करिए तो एटलीस्ट वहाँ से पेमेंट मत करिए। तो देखिए साइबर अलर्ट सिर्फ DD न्यूज़ पर। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।